नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिकल एंड थर्मल फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट में एमबी स्टैटिस्टिक्स एंड एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में जो है वो बात करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि जो एमबी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे सिंपल सिस्टम जिसकी हम बात कर सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ए सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडल गैस एट पर्टिकुलर प्रेशर P, टेम्परेचर T। सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है, कोई आइडल गैस हमने ले रखी है और इस आइडल गैस के जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे और वो मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और इस सिस्टम को हम यहाँ पे जो है वो एमबी स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस करेंगे। तो एमबी स्टैटिस्टिक्स तभी लगती है जब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस हैं, जब पार्टिकल्स होते हैं, दे आर डिस्टिंग्विशेबल। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम डिस्टिंग्विशेबल मानेंगे और इनको डिस्टिंग्विशेबल करने के लिए, क्योंकि आप जनरली जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के वो एक ही तरह के होंगे, तो उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो हम इस स्पेस को, सिस्टम को डिवाइड करते हैं इनटू द लार्ज नंबर ऑफ सेल्स such that number of cells are very large in comparison with the number of particles। इसका मतलब ये हुआ कि जब सेल्स का नंबर जो हो पार्टिकल के नंबर से बहुत ज्यादा है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी रहती है कि कोई जो सेल होगा उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो है वो काफी ज्यादा है और जो अलग सेल में एक पार्टिकल हुआ उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भी हमने सिस्टम लिया है इसको हमने लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में जो है वो डिवाइड कर लिया और जब लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड करते हैं और वो भी इस तरह से कि जो सेल्स हैं वो बिल्कुल छोटे हो जाएं और हर एक सेल के अंदर एक पार्टिकल हो, तो अब क्योंकि एक सेल के अंदर जो है वो एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की अलग एनर्जी होगी, एनर्जी लेवल होगा, तो हम इस तरीके से इन पार्टिकल्स को पहचान सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन से एनर्जी लेवल में कौन सा पार्टिकल है या कौन से सेल में कौन सा पार्टिकल है। इट मींस जो पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के, आइडल गैस के एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, now they can be distinguished from one another on the basis of cells or on the basis of energy level they occupied। इसके अलावा इसमें हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है एमबी स्टैटिस्टिक्स में। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी बॉक्स में कितने भी पार्टिकल जो है हो सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मगर क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स हमने काफी ज्यादा ली है इसलिए जनरली इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि एक जो सेल होगी उसमें एक ही पार्टिकल होगा। तो ये आइडल गैस का एक सिस्टम ले लिया जिसको हमने सेल्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें हम दो बातें जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। पहली चीज कि जो हमारे पास n, मान लिए n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कि इस सिस्टम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो n है और जैसा मैंने पहले कह दिया टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है एट पर्टिकुलर T, P और B पर हम ये बात कर रहे हैं। क्योंकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो फर्स्ट में N1 है, दूसरे सेल में N2 है, तीसरे में N3 है, सो ऑन, दिस इज Nk एंड these आर ओवरऑल these आर कांस्टेंट। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इट इज इक्वल टू इट इज Ni। जनरली यदि हम एक्सप्रेशन से लिखे तो उसको हम लिख सकते हैं Ni और ये हमारे पास जो है वो कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट होने का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ n, दैट इज समेशन dni इट शुड बी इक्वल टू 0। क्योंकि n कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होना चाहिए। ये रिजल्ट जो हम आगे यूज करेंगे। उसी तरह से यदि हम एनर्जी की बात करें तो ये जितने भी
पार्टिकल्स हैं उनकी जो एनर्जी है उस एनर्जी को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं टोटल एनर्जी E इट इज इक्वल टू N1 E1 और N2 E2 सो ऑन, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन Ni EI, और जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब डेरिवेटिव DE और इट इज इक्वल टू सिग्मा EI इंटू DNI, इट शुड ऑल्सो भी इक्वल टू 0। तो ये दो रिजल्ट्स हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ N और जो डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी है वो यहां पे कांस्टेंट होगा। ये अलग बात है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी इन द रैंडम मोशन, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे विल कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, मगर ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल ट्राई टू गेन द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और वो जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसी को हम एमबी स्टैटिस्टिक्स में जो है वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो भी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से फ्लक्चुएशन होगी वो जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नियर बाय, उसके दाएं बाएं ही होगी। तो ये एक जो है वो बेसिक सिस्टम जो है हमने एज्यूम कर लिया। अब जैसे हमने पिछले उसमें बात की थी कि जनरली यदि हमारे पास कोई सिस्टम होता है और उस सिस्टम को यदि हम डिफरेंट कंपार्टमेंट, डिफरेंट साइज के कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और वो जो कंपार्टमेंट्स हैं इफ दे आर फर्दर डिवाइड इनटू द इक्वली साइज्ड सेल्स, सेल के अंदर जो हम इसको डिवाइड करते हैं, और जब हम इसमें पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमने एक फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया था फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। तो हम मान लेते हैं कि सपोज कीजिए n द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N1 N2 N3 सो ऑन Nk। ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में N1 पार्टिकल है, दूसरे वाले में N2 है, तीसरे वाले में N3 है, सो ऑन, और टोटल पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट है। और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेल्स, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स मान लीजिए G हैं, फर्स्ट में G1, दूसरे में G2, G3, Gk, दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स। तो हमने ये बात की थी कि जब हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था n फैक्टोरियल, इट इज पाई i गोज फ्रॉम 1 टू n, इट इज gi रेज्ड पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो ड्राइव किया है कि हमारे पास n पार्टिकल्स हो और g सेल्स हो, उनमें यदि हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है इस फॉर्मूले को ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे। यदि हम इसका लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ln w, इसका लॉग ले लिया, ये n फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा ln n फैक्टोरियल। जब हम लॉग लेते हैं तो जो मल्टीप्लाई है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहां होगा प्लस समेशन i गोज फ्रॉम 1 टू n, gi ni है तो ni जो है वो आगे आ जाएगा और लॉग हो जाएगा gi का। जब लॉग gi ni करेंगे तो ni जो है वो पावर लॉग में आगे आ जाता, पावर आगे आ जाती है, तो ये आगे आ जाएगा। जो नीचे वाली टर्म है ni, जब आप इसका लॉग लेंगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ऊपर चली जाएगी, लॉग ऑफ ni फैक्टोरियल। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन का जब हमने लॉग लिया तो जो मल्टीप्लाई है वो लॉग में, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है लॉग लेते हैं तो वो सम हो जाता है, इसलिए हमने समेशन लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है जब ये ऊपर आएगी तो ये माइनस हो जाएगा। इसको यदि हम एक्सटेंड करें, मैंने आपको एक स्टर्लिंग फॉर्मूला बताया था कि लॉग ऑफ n फैक्टोरियल इट इज इक्वल टू n log n माइनस n, ये एक स्टर्लिंग फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से यदि हम इसको स्टर्लिंग फॉर्मूला इसे हम एक्सपेंड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा n log n। जब ये वाली टर्म है इसको ये हम एक्सटेंड, ये तो एज इट इज वैसे रहेगा, समेशन ni log
जी आई। अब बार बार मैं ये आई गोज फ्रॉम 1 to n नहीं लिखेगा, इट इज नेचुरली अंडरस्टूड है। ये था log n फैक्टोरियल, n log n, यहां पे आएगा माइनस n, n log n माइनस n, ये एज इट इज। यहां पे ये हो जाएगा माइनस, और यहां पे ये आ गया समीशन, और n i log n i, और ये हो जाएगा साथ में माइनस, मगर माइनस स्टिलिंग फॉर्मूले में माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहां पे हो जाएगा सिग्मा एन आई। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोबारा से लिख लेता हूं, n log n माइनस n, ये हो गया समीशन एन आई log जी आई माइनस समीशन एन आई log एन आई, प्लस ये जो समीशन एन आई है मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो इसको हम जो है वो ऐसे लिख सकते हैं n। तो जब हम n लिखेंगे तो ये n जो है वो इस n के साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह गया log w इट इज इक्वल टू n log n माइनस सिग्मा एन आई log ऑफ जी आई माइनस समीशन एन आई log एन आई। अब हम ये जो इक्वेशन आई है इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहां से आगे मैंने सॉल्व कर रखा है, तो मैं सीधे यहां से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो यहां पर हमारे पास ये इक्वेशन आई थी log w इट इज n log n, और समीशन n i log जी आई माइनस n i ln n i। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, यदि इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करें, मगर ये एज्यूम करते हुए कि n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड जी आई जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, कांस्टेंट। तो यहां पे इसका डेरिवेटिव ln log w का d log w इट इज इक्वल टू ये n log n, ये पूरी टर्म जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। यहां पे हम ni का डेरिवेटिव लेंगे पहले, तो ये हो गया dni, और ln gi को वैसे लिख दिया। फिर दूसरी बार जो है हम ln gi का डेरिवेटिव लेंगे, और सेकेंड टर्म जो है वो ऐसे हो जाएगी, क्योंकि gi हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ln gi का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे प्लस सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो 0 आएगा, माइनस यहां पे है माइनस जो ये ni है इसका यदि हम डेरिवेटिव लें तो ni का डेरिवेटिव हो गया dni, log ni को वैसे रहने दिया, प्लस दूसरी टर्म में ni को वैसे रहने दिया, log ni का डेरिवेटिव लेंगे तो log ni का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ni साथ में dni। तो ये ni और ये ni आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे ये रह गया dn log gi माइनस dni log ni माइनस dni। तो अभी हमने पीछे कहा था कि समीशन ऑफ dni 0 होता है, इसलिए ये टर्म 0 हो जाएगी, एंड वी विल लेफ्ट विथ dni log gi माइनस dni log ni। और इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करें क्योंकि माइनस में है, समीशन हमने कॉमन ले लिया, log gi माइनस ni कर लिया और dni कर लिया। तो ये एक सिंप्लीफाई फॉर्म में हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई। अब हम ये बात करते हैं कि जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें w इज इक्वल टू w मैक्सिमम, मींस जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, और जब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी मींस इट इज कांस्टेंट, और इस टर्म का जो डेरिवेटिव है इट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है ये वाली इक्वेशन, इसको यदि हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे dn log w 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रहेगा समीशन log ऑफ gi ni dni इट इज इक्वल टू 0। सपोज इट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम यहां पे कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई करेंगे जो हमने शुरू में माना था कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। समीशन ni मींस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा। और वैसे ही एनर्जी यदि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो ये भी 0 होगा। यदि इक्वेशन नंबर 3 को अल्फा से मल्टीप्लाई करें और 4 को बीटा से मल्टीप्लाई करें, और इक्वेशन नंबर 2 ये जो ऊपर लिखी हुई है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले, तो ये हो जाएगा log ऑफ gi dni, ये ऊपर वाली इक्वेशन, और इसमें से हमने इसको थर्ड वाली इक्वेशन को अल्फा से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर लिया, और बीटा से मल्टीप्लाई किया माइनस कर लिया, क्योंकि ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। अल्टीमेटली ऐसा लिखने से कोई नुकसान नहीं है, सेम रहेगी इक्वेशन। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, समीशन सभी का कॉमन हमने बाहर लिख लिया, log gi ni
यहां से ये अल्फा, ये बीटा और ये डीएनआई और ये डीएनआई कॉमन बाहर चला गया तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से क्योंकि समेशन डीएनआई जीरो नहीं है तो ये ब्रैकेट वाली टर्म जीरो होगी, तो यहां पे log ऑफ जी आई अपॉन एन आई माइनस अल्फा माइनस बीटा ई आई इक्वल टू जीरो, और इन दोनों टर्म को हम इस तरफ ले गए और जी आई अपॉन एन आई लॉग हटा दिया तो यहां पर जो है वो एक्सपोनेंशियल हो गया, और इसको यदि हमने रिवर्स कर लिया तो यहां से आ गया एन आई इक्वल टू जी आई अपॉन ई रेज़्ड टू पावर अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो हमारे पास फाइनल लॉ एक इक्वेशन जो है वो डेवलप हुई है, इसको हम जो है वो एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं। तो एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमें क्या मालूम चलता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यदि नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द नंबर ऑफ सेल्स, और ये ई इट इज द एनर्जी, अल्फा एंड बीटा दिस आर कांस्टेंट टर्म्स जिसको हम आगे इवेल्यूएट करेंगे। और यहाँ पे जो एन आई अपॉन जी आई है, एन आई अपॉन जी आई, इसको हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स बोलते हैं, और नॉर्मली एन आई अपॉन जी आई की जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1 होती है। तो ये सिंपल एक कैलकुलेशन है एमबी स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडल गैसेस को स्टडी करने के लिए, और एक बेसिक लॉ है एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में एज इट इज ड्राइव करने के लिए भी पूछ लेते हैं, और आगे की जो भी कैलकुलेशन है वो इस एमबी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ऊपर ही बेस्ड होगी। तो आप एक बार इस पूरे डेरिवेशन को जो है वो रिवाइज कर लें, प्रैक्टिस कर लें, फिर हम इसके आगे जो है वो बात करेंगे। तो यदि आपको ये मेरा लेक्चर जो है वो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें, और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच पाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।